कंधे का उतरना या कि शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दोस्तों, जब भी ओवरहेड अबडक्शन में इंजरी होती है, यानी कि हाथ ऐसे ऊपर है और जोर से चोट लग जाए, या कि इंसान बाइक से गिर जाए जब हाथ के ऊपर जोर से प्रेशर पड़े, या और कोई इंजरी हो जिसके ऊपर हाथ पे जोर से प्रेशर पड़े, शोल्डर की लिगामेंट आगे की जो होती है उसके अंदर टेयर होता है जिसके कहते हैं लेब्रम टेयर, और उसकी वजह से शोल्डर आगे डिसलोकेट होता है। बहुत कम टाइम में जब लोगों को किसी को सीजर की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम होती है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है शोल्डर का, मतलब शोल्डर पीछे की तरफ जाता है। पर आमतौर हम जो देखते हैं 90% जो शोल्डर डिसलोकेशन होते हैं वो एंटीरियर यानी आगे की तरफ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन या आपके किसी जान पहचान को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है तो तुरंत ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। उन्हें तुरंत किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए जो कि अच्छे से शोल्डर को वापस से बैठा सके प्रॉपर टेक्निकल वे में। हम देखते हैं कई बार लोग छोटी जगह में पहलवानों के पास या फिर कोई ऐसे फार्मासिस्ट के पास जाके उसे बैठा देते हैं, जो ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा खींचातानी करने से बाद कभी कभी शोल्डर के अंदर डैमेज ज़्यादा और कई बार तो हड्डी फ्रैक्चर का भी केसेस हम देखते हैं जहाँ पे कंधा चढ़ाने के चक्कर में हड्डी ही तोड़ दी गई। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आप एक टेक्निकल जगह जाके इसे करवाइए। दोस्तों, जिन लोगों का पहली बार शोल्डर उतरा है किसी चोट की वजह से तो उन्हें कोई घबराने की बात नहीं है। आज के प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे ही किसी का शोल्डर डिसलोकेट होता है उसे इमीडिएटली हम थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन और थोड़ी सी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देते हैं। अब शोल्डर को बांध के रखना या उसे बिल्कुल नहीं चलाना एडवाइस नहीं है। हम एडवाइस करते हैं कि जब एक बार आपका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है तो पहले 6 हफ्ते के लिए आप ये वाली मूवमेंट ना करें, बट नॉर्मल हाथ की जो छोटी मोटी मूवमेंट है, हल्का फुल्का 1-8 किलो वजन उठाना, इसमें हम किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों का जब शोल्डर डिसलोकेशन रिड्यूस ठीक से भी कर दिया गया है, उन्हें 3 से 4 हफ्ता बेल्ट बांध के छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से उनके कंधे के अंदर काफ़ी स्टिफनेस और काफ़ी पेन रह जाती है। तो इसके अगेंस्ट मैं बिल्कुल स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा, क्योंकि ऐसा अब प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत है। आपके टाइम में जैसे ही आपका शोल्डर रिड्यूस हो गया, आप थोड़ी बहुत मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बात आती है जब शोल्डर डिसलोकेशन एक बार नहीं होके बार बार होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका कंधा कई बार निकल गया। इस कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं आपकी एमआरआई कराने के लिए, या कंधे की जो एमआरआई करा के देखना कि आपके गद्दे का कंडीशन क्या है। अब इसमें हम आमतौर 2 तरह की चीज़ें देखते हैं। एक होता है कि जिसके अंदर कंधे की जो लिगामेंट है वो टेयर हो गई है, और दूसरा जो है कंधे की लिगामेंट जो है वो ढीली हो गई है, यानी लेब्रम का टेयर है या कि लेब्रम ढीला हो गया है। अब दोनों का जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही अलग होता है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस में सर्जरी की ज़रूरत होती है और किस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी एमआरआई के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि एंटीरियर बैंका टेयर हिल सैक्स लीजन, या कि पोस्टीरियर बैंका टेयर या एंटीरियर हिल सैक्स लीजन, उसका मतलब ये है कि आपका जो पर्दा है, जो शोल्डर का लेब्रम है, वो पूरी तरह से फट गया है। हम ज़्यादातर देखते हैं ये जो टेयर होता है घड़ी के घंटे के हिसाब से 3 से 5 बजे के बीच का जो लेब्रम है, मतलब जो एंटीरियर इन्फीरियर लेब्रम आदमी का फटा होता है। अगर आपकी एमआरआई के अंदर लेब्रल टेयर आ चुका है या लेब्रल टेयर लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि आपकी अब ये वैसे ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें सर्जिकल रास्ता ही लेना पड़ेगा। सर्जिकल रास्ता, इसके अंदर एक बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर। दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर के अंदर हम आपके शोल्डर के अंदर एक कैमरा डालते हैं और उसके साथ में आपके जो लेब्रम जो फटा हुआ है उसके अंदर 2-3 स्टिचेस डाल के उसे आपकी हड्डी के अंदर रिपेयर कर देते हैं। ड्यू टू टेक्निकल एडवांटेजेस, अभी इतना अच्छा टेक्निक्स आ गई हैं कि हमें बिना किसी कट्स के सिर्फ 2 स्टिचेस लगते हैं, उसके अंदर हम आपका ये रिपेयर कर पाते हैं और आपका शोल्डर बहुत अच्छे से रिपेयर कर पाते हैं। एक और जो बहुत मेजर एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी जो पहले होता था कि जो स्क्रू लगते थे या जो शोल्डर के अंदर जो सूते लगते थे वो डिसॉल्वेबल नहीं होते थे, उन्हें हमें निकालना पड़ता था। बट थैंकफुली आजकल जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ उसे नॉटलेस बैंकार्ड रिपेयर कहते हैं। उसके अंदर हम जो एंकर या जो धागे अंदर डालते हैं वो कम्प्लीटली अपनी बॉडी के अंदर मिल जाते हैं। आपके एक्सरे कराने से वो दिखाई भी नहीं देते क्योंकि वो बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। हम इसको एक ओपीडी प्रोसीजर या डे केयर प्रोसीजर के टाइप पे ही ट्रीट करते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास सुबह आके शाम को घर जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मेजर ऑपरेशन तो है नहीं, क्योंकि कोई कटापटी होती नहीं है। हमारे जो 4K सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर पेशेंट चाहें तो अपना ऑपरेशन चलते हुए वो स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, क्योंकि पेशेंट अवेक रहते हैं जब ऑपरेशन चल रहा होता है। तो इसे हम वेकिंग 4K सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर हम चलते हुए जो पेशेंट को दिखा सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है।
इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद ये ठीक है, तो ऑपरेशन के आधे घंटे बाद वो चाय पी सकता है, 1-2 घंटे बाद खाना खा सकता है और शाम को उसी दिन घर जा सकता है। अब बात आती है जब रिकरेंट डिसलोकेशन है बट लेब्रम फटा नहीं है, बट लेब्रम खाली ढीला हुआ है। इस कंडीशन में हम ऑपरेशन तुरंत एडवाइस नहीं करते हैं। इस कंडीशन में हम आपको एडवाइस करते हैं शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप हमारे चैनल को देखेंगे तो इसके अंदर हमने और शोल्डर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस भी बताई हुई हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आप आराम से घर पे कर सकते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं, 3 to 6 वीक्स ऑफ कंप्लीट हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी करिए और एक्सरसाइजेस करके अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन करिए। अगर 6 वीक्स की स्ट्रेंथनिंग के बाद आपको बेहतर लगता है तो हम आपको एडवाइस करते हैं 12 वीक्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, यानी 3 महीने की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अगर 3 महीने की स्ट्रेंथनिंग के बाद आपको शोल्डर की जो इंस्टेबिलिटी का इशू था वो कम होने लग जाता है, तो हम आपको यही कहते हैं कि आप होम एक्सरसाइज हमेशा के लिए करिए और अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए, क्योंकि शोल्डर के अंदर कुछ स्टेबलाइजर जो मसल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायनामिक स्टेबलाइजर्स। ये डायनामिक स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं कि अगर हमने स्ट्रेंथन कर दिया तो वो शोल्डर को निकलने नहीं देते बाहर। तो क्योंकि आपका लेब्रम फटा नहीं है, लेब्रम ठीक है और आपके डायनामिक स्टेबलाइजर जो है वो स्ट्रांग हो गए, तो शोल्डर ऐसे भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर हम सर्जरी को जनरली अवॉइड करते हैं। अगर कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ऑल्दो लेब्रम नहीं फटा है बट फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही है, उनका जनरल रीजन ये होता है कि उनका जो मस्कुलर पावर है वो पहले से इतना कम है कि उसे हम रिगेन नहीं कर पाते। उस केसेस के अंदर कई बार हम लेब्रम की टाइटनिंग या लेब्रम को टाइट करने का ऑपरेशन करते हैं, पर वो रेयरिटी होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर आपका बैंकार्ट या लेब्रम टेयर नहीं हुआ है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको जो कैप्सुलर टाइटनिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। तो आप अगर फिजियोथेरेपी ठीक से बस करें और एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बस करें तो आपकी ऑपरेशन होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, सारांश में आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में कि जो शोल्डर इंस्टेबिलिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मतलब जो एक बार निकला, और रेकरेंट मतलब जो बार बार निकल रहा है। प्राइमरी का ट्रीटमेंट है अच्छी जगह जाके शोल्डर को बैठा लेना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। रेकरेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो अगेन इनिशियली होता है फिजियोथेरेपी, बट अगर आपको बैंकार्ट टेयर है हमारे के अंदर तो उसे हमको फिक्स करना ज़रूरी है। बट थैंकफुली ये एक माइनर सर्जरी है जो कि जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑल्दो उन्हें बैंकार्ट टेयर है, वो गलत इन्फॉर्मेशन में आकर फिजियोथेरेपी करके रहते हैं और उनको रेकरेंट डिसलोकेशन होते रहते हैं। कभी कभी तो रात को सोते समय भी डिसलोकेट हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। रेकरेंट डिसलोकेशन होने की वजह से अगर हमारे ग्लेनॉइड यानी कि जो कंधे की हड्डी है उसके अंदर गड्ढा हो जाए या बोन का 20% से ऊपर नुकसान हो जाए, तो अब हमारा जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है वो काम नहीं देती, क्योंकि अब आपका शोल्डर का बोन लॉस इतना हो गया है कि अब वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी काम नहीं करती। इस सर्जरी उसको हटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अब हमें एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसे कहते हैं लेटार्जेट प्रोसीजर। अब लेटार्जेट प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं कि आप ही के शोल्डर के अंदर एक नई हड्डी लगाते हैं स्क्रूज से, बट वो एक आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर नहीं होके एक ओपन प्रोसीजर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हम अवॉइड कर सकते हैं लेटार्जेट प्रोसीजर्स या बड़े प्रोसीजर्स को अर्ली डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट से। तो अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करिए, डरिए मत, क्योंकि हो सकता है आपका जो डर है आपको एक माइनर सर्जरी से एक मेजर सर्जरी में बाद में कन्वर्ट कर दे। राइट नाउ एक शोल्डर डिसलोकेशन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक डे केयर प्रोसीजर है, तो उसी तरह से मन में से सारे डर निकालिए। अगर आपको बैंकार्ट टेयर का डायग्नोसिस है और या शोल्डर डिसलोकेशन बार बार होता है तो आप हमें दिए हुए नंबर में कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी MRI भेज सकते हैं और हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम और भी बहुत वीडियो बनाते रहते हैं आपकी शोल्डर और आपकी बाकी जॉइंट्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। नमस्ते।